नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का ये संस्कृत शिक्षण के अति लघुत्तरीय प्रश्न है। पहला प्रश्न है, दीर्घ संधि का सूत्र लिखकर स्पष्ट कीजिए। तो दीर्घ संधि का सूत्र है अकः सर्वेण दीर्घः, अर्थात अक प्रत्याहार के बाद उसका सवर्ण आए तो दोनों मिलकर दीर्घ बन जाते हैं। जैसे हिम धन आलय, तो छोटा प्लस बड़ा, ये हो गया आ हिमालय। अगला प्रश्न है, नदी शब्द के प्रथमा विभक्ति के तीनों वचनों के रूप लिखिए। तो नदी शब्द के प्रथमा विभक्ति के तीन रूप इस प्रकार से हैं। तो नदी, नद्दो, नद्दः। अगला प्रश्न है, नम के योग में कौन सी विभक्ति लगती है? तो नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। अगला प्रश्न है, चौमासा में कौन सा समास है? तो चौमासा में द्विगु समास होगा, क्योंकि किसी भी शब्द में अगर संख्या आए तो वह द्विगु समास कहलाती है। अगला प्रश्न है, संधि का अर्थ बताइए। तो संधि का अर्थ होता है जोड़ना। तो जब अति निकट दो स्वर या व्यंजन परस्पर मिलकर परिवर्तन या विकार को प्राप्त होते हैं तो उसे हम संधि कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए, विद्यालय का संधि विच्छेद होगा विद्याधन आलय। अगला प्रश्न है, संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि तीन प्रकार की होती हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। अगला प्रश्न है, वर्ण किसे कहते हैं? तो भाषा में कई ध्वनियाँ होती हैं। इन ध्वनियों के लिए कुछ प्रतीक बनाए गए हैं और इन्हीं प्रतीकों को वर्ण कहते हैं। दूसरा परिभाषा है, ध्वनियों में उस छोटी से छोटी मुख से निकली ध्वनि को वर्ण कहते हैं जिसका बंटवारा ना हो सके। अगला प्रश्न है, महसा सूत्र के जनक कौन है तथा महसा सूत्र की संख्या क्या है? तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो महसा सूत्र जो होते हैं 14 होते हैं और इनका जनक है पाणिनि जी। अगला प्रश्न है कि महर्षि पाणिनि के व्याकरण में कितने प्रत्याहार हैं? तो महर्षि पाणिनि के व्याकरण में 42 प्रत्याहार हैं। अगला प्रश्न है, अक प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? तो इसमें 5 वर्ण आते हैं, आ, ई, उ, री, ली। अगला प्रश्न है, इक प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? तो इक प्रत्याहार के अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं, ई, उ, री, लिक। अगला प्रश्न है कि वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर जिसे हम आज कहते हैं संस्कृत में, व्यंजन जिसे हम संस्कृत में हल कहते हैं। अगला प्रश्न है कि स्वर कितने प्रकार की होती है बताइए। तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुप्त स्वर। अगला प्रश्न है, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो व्यंजन भी 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन को बताइए। तो स्पर्श व्यंजन जैसे हैं ये इसके वर्ग 5 हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग और ता वर्ग और पा वर्ग। अगला प्रश्न है, अंतस्थ व्यंजन बताइए। तो अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत या, रा, ला, वा आता है। अगला प्रश्न है, ऊष्म व्यंजन बताइए क्या है? तो ऊष्म व्यंजन में 12 सा, पिचकिरुआ सा, छोटा सा हा आता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त व्यंजन बताइए। तो ये अलग से कोई व्यंजन नहीं है बल्कि ये संयुक्त व्यंजन है। जैसे आधा का धन पिचकिरुआ सा मिलके क्या बनता है? छा बनता है। आधा ता धन रा मिलके त्रा बनता है और आधा जा धन आ, यहाँ पे देखिए मिस्टेक है, कहीं कहीं पे इया लिखा रहता है, तो आधा जा धन इया मिलके ज्ञा बनता है। अगला प्रश्न है कि विसर्ग से क्या आशय है? तो किसी स्वर के अंत में आने वाले 2 बिंदुओं को विसर्ग कहा जाता है। जैसे बालकः, गजः, स्व आदि। अनुस्वार किसे कहते हैं? तो किसी वर्ण के ऊपर जो एक बिंदी लगा होता है उसे हम अनुस्वार कहते हैं। अनुनासिक किसे कहते हैं? तो का, च, ट, त, प वर्ग के अंतिम मतलब 5वें वर्ड अर्थात अंगा, इया, अड़ा, ना, मा को अनुनासिक कहते हैं क्योंकि ये नाक से उच्चारित होते हैं। अगला प्रश्न है
कि आ बड़ा का वर्ग, हा और विसर्ग का उच्चारण बताइए। तो ये सभी कंठ से उच्चारित होते हैं। एक बार आप ट्राई भी करके देख सकते हैं। आ, का, खा, गा, घा, अंगा, हा, ये हमारे कंठ से उच्चारित होते हैं। अगला प्रश्न है कि ता, था, दा, धा, ना का उच्चारण स्थान बताइए। तो ये है दंत। अगला प्रश्न है गम धातु में कोई दो उपसर्ग लगाकर बताइए। तो धातु एक तरफ लिख देंगे, उपसर्ग लिख देंगे और शब्द बनाएंगे। तो गम अभि, अभियुगच्छति, गम अनु, अनुगच्छति। अगला प्रश्न है कि पितृ शब्द रूपी पंचमी विभक्ति के तीनों वचनों में लिखिए। तो पितुः, पितृभ्याम, पितृभ्यः। अगला प्रश्न है कि झला जो जसयन्ते किस संधि का सूत्र है। इसकी परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। तो झला जसयन्ते जसत्व संधि का सूत्र है। तो जसत्व संधि की परिभाषा, यदि वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी और या रा ला वा में कोई पूर्ण हो तो अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ग हो जाते हैं। जैसे दिक धन अंबर, रावत दिगंबर हो जाता है। अगला प्रश्न है अस धातु लंग लकार का उत्तम पुरुष के तीनों वचनों में लिखिए। तो आसम, अश्व, आस्म होगा। अगला प्रश्न है अभि उपसर्ग लगाकर कोई चार शब्द बनाइए। तो अभिमान, अमित, अभिज्ञानम, अभिमुखम। अगला प्रश्न है पश्यन शब्द में धातु एवं प्रत्यय लिखिए। तो पश्य धातु है और सत्री प्रत्यय है। अगला प्रश्न है निम्न का संधि विच्छेद कर संधि का नाम बताइए। तो विद्याधन आलय एक है, दूसरा है वधुस्व, तीसरा है रविंद्र, चौथा है पित्राण और पांचवा है पावका, नायका और यद्यपि, तथैव। इन सभी का हमें बताना है, संधि विच्छेद और संधि का नाम बताना है। तो विद्यालय का होगा विद्याधन आलय, ये दीर्घ संधि है। और वधुस्व है, ये भी हमारा दीर्घ संधि है, वधु धन उत्सव। और रविंद्र है, रवि धन इंद्र, ये भी दीर्घ संधि है। और पित्रम, पितृणम क्या है, पितृ धन ऋणम, बराबर हो जाएगा दीर्घ संधि जो है। और ये पावका, पाव धन अकह बराबर आयादी संधि हो जाता है। और नायका, ये भी हमारा नया आयादी संधि है। और यद्यपि भी आयादी संधि है। तथैव, तथैव भी वृद्धि संधि है। अगला प्रश्न है हरिभि, पित्राणम, गुरुड़ा में विभक्ति तथा वचन बताइए। तो हरिभि मतलब होता है तृतीय विभक्ति है ये, और बहुवचन में आता है। और पित्राणम होगा ये षष्ठी विभक्ति बहुवचन। और गुरुड़ा होगा ये तृतीय विभक्ति एक वचन। अगला प्रश्न है नदीम, नदीभि, नदीसु में विभक्ति कौन सी है। तो नदीम एक वचन द्वितीय विभक्ति है, नदीभि बहुवचन विभक्ति तृतीय है, और नदीसु ये बहुवचन सप्तमी विभक्ति है। अगला प्रश्न है निम्न का समास बताइए। तो यथाशक्ति का होगा अव्ययी भाव समास, प्रतिदिन है ये भी अव्ययी भाव समास है। पितृभक्ता ये है तत्पुरुष समास। विद्याहीन मतलब होता है तत्पुरुष समास है। राजपुरुषा तत्पुरुष समास है। गजानन ये है कर्मधारय समास है। महाकवि ये भी कर्मधारय समास है। नीलकमलम कर्मधारय समास है, मतलब नीला है जो कमल, ये कर्मधारय समास है। पंचानन ये बहुब्रीहि समास है। नीलकंठ बहुब्रीहि समास है। पीताम्बर बहुब्रीहि समास है। त्रिलोचने होगा ये भी बहुब्रीहि समास है। लंबोदर बहुब्रीहि समास है। पंचवटी, पंचवटी द्विगु समास है। नवग्रह द्विगु समास है। चतुर्मुख द्विगु समास है। अगला प्रश्न है कि ह्रस्व स्वर के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो ह्रस्व स्वर के अंतर्गत 5 वर्ण आते हैं। आ, ई, उ, री, ली, ये 5 वर्ण हैं। अगला प्रश्न है दीर्घ स्वर के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो दीर्घ स्वर के अंतर्गत 8 वर्ण आते हैं। बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, री, ए, आए,
ओ, आओ। अगला प्रश्न है प्लुप्त स्वर का उदाहरण बताइए। तो प्लुप्त स्वर का उदाहरण है ओम। अगला प्रश्न है कि स्वर से क्या आशय है। तो जिन वर्णों के उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उन्हें हम स्वर कहते हैं। व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण के लिए हमें स्वरों की सहायता ली जाती है उसे हम व्यंजन कहते हैं। उदाहरण है का जो कहेंगे आधा का होगा और पूरा आ होगा छोटा वाला, ये मिलके का बन जाता है। और सा जैसे है तो अधा सा और धन आ मिलके हमारा सा बन जाता है। अगला प्रश्न है रामाय गो ददाती में कौन सा कारक है। तो इसमें है चतुर्थी विभक्ति है और एक वचन है। अगला प्रश्न है गुरु शब्द के सप्तमी विभक्ति के सभी वचनों में रूप लिखिए। तो विभक्ति है पहले लिखेंगे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो विभक्ति हमारा जो गुरु है वो सप्तमी विभक्ति है, गुरु, गुरो, गुरुवोह, गुरुसु। अगला प्रश्न है नायका का संधि विच्छेद कीजिए तथा संधि का नाम बताइए। तो नवधन अकह ये नायका हो जाएगा, नायका में अयाज संधि है। अगला प्रश्न है गम धातु में कत्वा प्रत्यय लगाकर शब्द बनाइए। तो गम धातु है, कत्वा प्रत्यय है और गत्वा हमारा शब्द बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो अक प्रत्याहार में निम्न वर्ण आते हैं आ, ई, उ, री, लिक। अगला प्रश्न है गुण किसे कहते हैं। तो आ, ए, ओ वर्णों को गुण कहते हैं। मतलब ये तीन जो वर्ण हैं हमारे छोटा ए और वो, ये हमारे गुण कहलाते हैं। अगला प्रश्न है कि वृद्धि में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो वृद्धि में बड़ा आएगा, ए आएगा और अव आएगा, वो वर्ण हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रयत्न किसे कहते हैं। तो वर्णों का उच्चारण करने के लिए मुख के अंगों की चेष्टा ही प्रयत्न कहलाती हैं। अगला प्रश्न है अभ्यांतर प्रत्यय प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं। तो अभ्यांतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं। स्पृष्ट, ईसत, विस्तृत, विवृत और विवृत, ईसत, विवृत और संवृत्ति। अगला प्रश्न है कि स्वरों के उच्चारण में कौन सा प्रत्यय होता है। तो स्वरों के उच्चारण में विवृत्ति प्रत्यय होते हैं। अगला प्रश्न है स्पृष्ट प्रयत्न में कौन से वर्ण आते हैं। तो स्पष्ट प्रयत्न में का से माँ तक के समस्त वर्ण आते हैं। अगला प्रश्न है नासिका के सहारे किन वर्णों का उच्चारण होता है। तो नासिका के सहारे आ, इया, रा, ना, मा वर्ण का उच्चारण होता है। अगला प्रश्न है पा वर्ग से आप क्या समझते हैं। तो पा वर्ण का आशय है पा, फा, बा, भा, मा वर्णों के समूह से। अगला प्रश्न है चा का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो चा का उच्चारण स्थान तालु है, आप ट्राई भी कर सकते हैं चा। अगला प्रश्न है कंठ से किन वर्णों का उच्चारण होता है। तो कंठ से आ, का, खा, गा, घा, अंगा, हा विसर्ग का उच्चारण स्थान होता है। जैसे अगला प्रश्न है नदी का विभक्ति तथा वचन बताइए। तो नदी जो है द्वितीय विभक्ति और बहुवचन है। अगला प्रश्न है पितृ शब्द का चतुर्थी एक वचन में रूप बताइए। तो चतुर्थी विभक्ति में पितृ का होगा पित्रे। अगला प्रश्न है मातृ शब्द का षष्ठी एक वचन में बताइए। तो मातु होगा। अगला प्रश्न है अस्मद शब्द का षष्ठी बहुवचन में रूप बताइए। तो अस्माकम हो जाएगा। अगला प्रश्न है दीर्घ स्वर कितने होते हैं। तो दीर्घ स्वर 8 होते हैं। बड़ा, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, आए, ओ, आओ। अगला प्रश्न है स्वरों के उच्चारण में कौन कौन सा प्रयत्न होता है। तो स्वरों के उच्चारण में विवृत प्रयत्न होता है। अगला प्रश्न है स्पृष्ट प्रयत्न में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो का से गा तक के समस्त वर्ण आते हैं। अगला प्रश्न है कि उ और या के उच्चारण में क्या समानता है। उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है तथा प्रयत्न विवृत है, जबकि या का उच्चारण स्थान तालु है और प्रयत्न ईशत है। अगला प्रश्न
जस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण कहलाते हैं। तो जस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण जब गाड़ द मतलब जा बा गाड़ द ये हैं। अगला प्रश्न है किस प्रत्याहार में सभी स्वर आते हैं? तो स्वर जो है अच प्रत्याहार में आते हैं। वृद्धिरेचित किसका सूत्र है? तो वृद्धिरेचित वृद्धि संधि का सूत्र है। व्यंजन संधि कब होती है? तो व्यंजन से व्यंजन अथवा स्वर के मिल जाने पर होती है। अगला प्रश्न है समास किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक पदों को इस प्रकार मिलाना किस उनके आकार में कमी आ जाए और अर्थ पूरा पूरा निकल जाए उसे समास कहते हैं। जैसे माता पिता को पितरों कह सकते हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। Yeah.